हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। आज वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आया हूं। आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो क्या मतलब होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, आप मेरी बात समझो। रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, रिजॉल्व करना, उसे स्प्लिट करना। किसे स्प्लिट करना? वेक्टर को। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कहा जाता है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा वेक्टर है जो 2D है। 2D का मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसके बीच में कोई वेक्टर है। वन डायमेंशनल वेक्टर किसे कहते हैं? जो एक एक्सिस पे हो, चाहे एक्स पे चाहे वाई पे, ये होता है वन डायमेंशनल वेक्टर। और टू डायमेंशनल वेक्टर किसे कहते हैं? जो दो एक्सिस के बीच से जाए। 2D वेक्टर कोई भी दो एक्सिस, माने एक्स वाई प्लेन में हो, कोई भी प्लेन में हो। मैं एक्स वाई प्लेन ही लेता हूं हमेशा, क्योंकि ये रियल प्लेन होते हैं, हमें दिखाई देते हैं ऑन द पेपर। तो मान लो ये एक 2D वेक्टर है। दिस इज योर 2D, टू डायमेंशनल वेक्टर, जो एक एंगल थीटा पे है। मान लो मैंने कहा ये 2D वेक्टर है जो एक एंगल थीटा पे है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या कहा जाता है, जो टू डायमेंशनल वेक्टर होते हैं उस वेक्टर के, याद रखना बेटा जो मैं बता रहा हूं, उस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। एक पी का एक्स कंपोनेंट होगा और एक पी का वाई कंपोनेंट होगा। पी के नीचे एक्स लिख दिया, इसका मतलब हो गया दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, वेक्टर का पार्ट, कंपोनेंट किसका? वेक्टर पी का। और इसको क्या कहोगे? वाई कंपोनेंट किसका? वेक्टर पी का। याद रखना। तो अगर कोई वेक्टर टू डायमेंशनल है बेटा, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट एक्स में होगा और एक कंपोनेंट वाई में होगा। जिस तरह आपने याद होगा, एक्स एक्सिस पे हो तो एक कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे हो तो एक कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन में हो तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसी तरह अगर कोई वेक्टर प्लेन में है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में है, एक प्लेन में है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। याद रखना। कैसे आपको दिखाना पड़ेगा कंपोनेंट को? तो इसके लिए आप एक अलग से ट्रायंगल बनाओ। ये तुम्हारा हो गया वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड। जब ट्रायंगल लोगे तो साइड की लेंथ लेंगे, एरो लगाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा हो गया थीटा एंगल। तो ये जो कंपोनेंट है ये तुम्हारा हो गया पी का वाई कंपोनेंट, और ये जो देख रहे हो ये हो गया पी का एक्स कंपोनेंट। ये हो गए दो कंपोनेंट। ये वर्टिकल लाइन जो है पी का वाई, वाई पार्ट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ट्रायंगल का वो एक्स कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट को हम पी के एक्स कंपोनेंट को और पी के वाई कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। इन दोनों कंपोनेंट को हम बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। अब लोग पूछते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब यहां तक जब आपने कर लिया, तो अब आप बोलोगे सर अब एक बात बताओ, अब हम क्या करें? तो अब आपको काम करना है सिंपल। काम ये करना है कि इस ट्रायंगल में, जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल में साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है? इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट, तो पी का वाई कंपोनेंट पी, तो पी का वाई कंपोनेंट कितना आ गया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, पी साइन थीटा। यस, ये आ गया इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब इसी ट्रायंगल में आप cos थीटा ले लो cos थीटा इसी ट्रायंगल में ले लो आराम से बेटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वेक्टर का x कंपोनेंट और ये वेक्टर p क्या हो गया? p का x कंपोनेंट अपॉन p। तो p का x कंपोनेंट क्या हो गया बेटा? आराम से जवाब देना, p cos थीटा। तो ये दोनों हो गया कंपोनेंट। यही होता है कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का। ये p का y कंपोनेंट और ये p का x कंपोनेंट, और ये फिक्स है कि एक कंपोनेंट साइन में आएगा, एक कंपोनेंट कॉस में आएगा। तो जब भी कोई वेक्टर 2D होता है, टू डायमेंशनल, मतलब एक प्लेन में होता है, दो एक्सिस के बीच में होता है, कुछ एंगल पे होता है, तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। इधर की तरफ जो जाएगा वो होगा p का x कंपोनेंट, और जो y एक्सिस के लॉन्ग होगा वो होगा p का y कंपोनेंट। ये कैसे निकाला जाए? एक ट्रायंगल बना के निकाल दो। एक कंपोनेंट हमेशा cos वैल्यू में होगा, एक कंपोनेंट हमेशा साइन वैल्यू में होगा। अब अगर देखा जाए, अगर मैं इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो क्या हो जाएगा? P इजिकल, ध्यान से देखो, अंडर रूट P के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस P के y कंपोनेंट का स्क्वायर।
तो ये भी एक चीज सीखने को मिल गया कि अगर आपके पास कोई 2D वेक्टर है और उस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स आपको पता हैं, अगर आपको उस वेक्टर का x कंपोनेंट भी पता है, अगर आपको उस वेक्टर का y कंपोनेंट भी पता है, तो आप उस वेक्टर का नेट मैग्नीट्यूड, नेट वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट करके दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर। सब चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो कभी भी कोई भी वेक्टर जब 2 डायमेंशनल होता है, 1 डायमेंशनल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी वेक्टर आपके पास 2 डायमेंशनल होता है बेटा, 1 डायमेंशनल बिल्कुल नहीं, 2 डायमेंशनल जब होता है तो उस वेक्टर के हमेशा 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है x और एक होता है y। एक कंपोनेंट हमेशा साइन में आएगा, एक कंपोनेंट हमेशा कॉस में आएगा, और दोनों कंपोनेंट का अंडर रूट करके जब स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो उस वेक्टर की नेट वैल्यू आ जाएगी, उस वेक्टर का नेट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। याद रखना इस बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब क्या कहा गया कि इस कंपोनेंट वाले केस में, अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से। अब मैं ये बोलने जा रहा हूं कि इस कंपोनेंट को आप एक इजी ट्रिक से भी बता सकते हो। वो ट्रिक ये है, कंपोनेंट के लिए एंगल साइड कॉस और अदर साइड साइन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट के लिए। एंगल साइड कॉस एंड अदर साइड साइन, ये क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझो। अगर आप ध्यान से देखोगे और गौर से देखोगे तो ये जो वेक्टर P है ये थीटा एंगल पे लिया गया है, और थीटा एंगल किसके साथ लिया गया है, एक्स एक्सिस के साथ। तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट ये है बेटा, ध्यान से सुनो, कि मान लो P वेक्टर के दोनों कंपोनेंट लिखने हैं आपने, x भी लिखना है और y भी लिखना है। उसमें ये देखो कि ये जो P वेक्टर है ये एंगल किसके साथ दिखा रहा है। यहां पे हमने P वेक्टर का एंगल किसके साथ लिया है, x के साथ शो किया है, y के साथ। आप साफ दिख रहा है कि हमने एंगल x के साथ शो किया है, x के साथ। तो यहाँ पे जो x वाला होगा इस वेक्टर के लिए एंगल साइड हो जाएगा, और एंगल साइड लेना है cos, तो x कंपोनेंट हो गया P के साथ cos थीटा और y कंपोनेंट हो गया P के साथ sin थीटा। और अगर मान लो यही वेक्टर में सेम होता, और यही अगर वेक्टर जो P वेक्टर है, अगर ये P वेक्टर थीटा एंगल किसके साथ बनाता, y एक्सिस के साथ बनाता, तो इस वेक्टर के लिए जो y एक्सिस है वो हो जाता है एंगल साइड। तो उस केस में जो y वाला पार्ट है वो cos में होता, और x वाला पार्ट चूंकि अदर साइड हो जाता, एंगल इधर शो नहीं हो रहा है, तो ये वाला पार्ट साइन में आ जाता। तो ये एक ट्रिक है, शॉर्ट में बिना ट्रायंगल बनाए हुए आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उधर वाला कंपोनेंट cos में लेंगे और दूसरी तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो साइन में लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो क्या सीखने को मिला आपको कि अगर कोई वेक्टर 2D वेक्टर है, 2D वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर, उस वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, एक P का x होगा और P का y होगा अगर xy प्लेन में है। और मान लो कोई 3D वेक्टर है, 3D वेक्टर है बेटा, उस वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में होगा और एक z में होगा। ये अलग बात है कि 3D को हम ऑन द बोर्ड नहीं शो कर सकते क्योंकि थर्ड एक्सिस बाहर की तरफ आता है, वो शो हो नहीं पाता प्रॉपर्ली, बट होंगे तो तीनों कंपोनेंट। तो क्या बताया गया, अगर आपके पास किसी भी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट पता है तो नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास तीनों वेक्टर हैं, सॉरी एक वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स हैं, 3D वेक्टर है, तो जिस तरह क्या तरीका था, 2D में क्या करते थे, अंडर रूट करके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 3D आ जाएगा तो तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर। यानी एक कॉमन फॉर्मूला ये बन गया, कॉमन फॉर्मूला ये बन गया कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको नेट मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करके उसके x पार्ट का स्क्वायर, पार्ट यानी कंपोनेंट, प्लस y पार्ट का स्क्वायर प्लस व्हाट, z पार्ट का स्क्वायर। इससे ये पता चला कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, 2D है या 3D है, 2D है तो 2 कंपोनेंट, 3D है तो 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट उसके होंगे। इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजोल्यूशन करेंगे तो 3 पार्ट में टूटेगा। रिजोल्यूशन का मतलब ग्राफिकली ब्रेक करेंगे, ग्राफिकली स्प्लिट करेंगे। तो जब कंपोनेंट पता होते हैं तो नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तीनों कंपोनेंट का अंडर रूट करके स्क्वायर। 3D है और 2D है तो 2 ही कंपोनेंट आ जाएगा बस।
तो ये सब चीज क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है बेटा। अब जैसे मान लो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक एग्जांपल सवाल आया, इफ अ फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, दे रखा है मैग्नीट्यूड, और एंगल इस डायरेक्शन दे रखा है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। देखो एक फोर्स है, एक वेक्टर है, कोई फोर्स हो गया, कोई वेक्टर हो गया। अब उसने क्या कहा, इस फोर्स का ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। देखो सीखो, ये दे दिया, क्या दे दिया, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन दे दिया। अब समझने की कोशिश करो, और बोला क्या, सवाल क्या बोला, राइट इक्वेशन ऑफ फोर्स। फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर का इक्वेशन होता है, हर वेक्टर का इक्वेशन होता है, तो बोलेगा इक्वेशन बनाओ, इस फोर्स का इक्वेशन बनाओ, इस वेक्टर का इक्वेशन बनाओ। ऐसे सवाल भी आते हैं, यस इक्वेशन बनाओ। बोलोगे सर कैसे इक्वेशन बनाएं, सर इसका इक्वेशन हम कैसे बनाएं, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे जरा सुनो। सबसे पहले क्या करोगे कि इसको पहले ग्राफिकली शो करोगे। आपको अच्छे से पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। कैसे, कोई भी वेक्टर दे देगा, फोर्स या कोई भी वेक्टर दे देगा, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन दे दिया और बोलेगा इक्वेशन बनाओ। बोलोगे सर क्या है सर, इतनी सिंपल सी बात क्यों पूछ रहे हो आप। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स को दिखाएंगे साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब इधर है, ये फोर्स इधर है। और मैंने पढ़ाया था पहले या दूसरे लेक्चर में, अगर एंगल दे तो एंगल किसके साथ लेना है, जो ऑफ के बाद है। ऑफ के बाद क्या आ रहा है, ईस्ट, यानी 30 डिग्री ईस्ट के साथ शो हो रहा है, याद है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ये एंगल ईस्ट के साथ लेना, ईस्ट ऑफ साउथ होता तो साउथ के साथ, चलो अभी ईस्ट के साथ हो गया। तो वो कैसे इक्वेशन बनेगा, ध्यान से देखो, रिजोल्यूशन पढ़ लिया तो इक्वेशन बनाने को आएगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब इस फोर्स के दोनों कंपोनेंट लिखेंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ये हो गया इधर इसका एक्स कंपोनेंट और ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट। देखो कैसे होता है, और जो भी वेक्टर 2D है, 2D का मतलब दो एक्सिस के बीच में है, तो दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। अब बताओ एफ का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया, इधर एंगल शो हो रहा है तो एंगल की तरफ क्या लेते हैं, कॉस, तो एक्स कंपोनेंट हो गया बेटा एफ कॉस 30 डिग्री। एफ की वैल्यू कितनी होगी 5 cos 30 √3/2, 5 √3/2 न्यूटन। फिर बोलोगे इस फोर्स का y कंपोनेंट बताओ, बहुत इजीली बता देंगे फोर्स का y कंपोनेंट। इधर साइन, क्योंकि एंगल हमने उधर दिखाया, उधर cos, इधर तो शो नहीं हो रहा है, एंगल आपको एक ही तरफ दिखाना है, ऐसा नहीं इधर 30 तो इधर 60 बनेगा, बिल्कुल ये 90 है तो इधर 30 तो इधर 60, बट आपको शो करना है एक ही तरफ, ऐसा नहीं इधर भी एंगल शो कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। एक ही तरफ दिखाना है, जिधर है दिया हुआ वही शो करना है। अब इधर भी एंगल मत दिखा देना, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, इधर वाले की तरफ साइन आ जाएगा कंपोनेंट, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था, जिधर एंगल शो हो उधर कॉस, जिधर एंगल शो नहीं हो उधर साइन। तो फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना आ गया बेटा, एफ साइन 30 डिग्री। अब एफ की वैल्यू कितनी है 5 साइन 30 1/2, 5/2 न्यूटन हो गया। ये तो फोर्स के दोनों कंपोनेंट आ गए। तो इक्वेशन तभी लिख पाएंगे जब हमें कंपोनेंट पहले पता चले, उसके लिए हमें रिजोल्यूशन आना चाहिए। अब इक्वेशन में क्या करते हैं, अब कंपोनेंट में क्या जानते हो, एक्स के साथ आई कैप लगा दो और वाई के साथ जे कैप लगा दो। याद है एक यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया था, एक्स एक्सिस की जिधर जाए उधर आई कैप, आपको भूल गए शायद, ये हमने पढ़ाया था यूनिट वेक्टर, इधर वाले डायरेक्शन में आई कैप, इधर वाले में माइनस आई कैप, इधर वाले में जे कैप, इधर वाले में माइनस जे कैप, ठीक है। यही तो होता है, ईस्ट के साथ आई कैप लग जाता है, वेस्ट के साथ वैल्यू में माइनस आई कैप लग जाता है, जो नॉर्थ की तरफ जाए उसकी वैल्यू में जे कैप लग जाता है, जो साउथ की तरफ जाए उसकी वैल्यू में माइनस जे कैप लग जाता है। तो हो गया आंसर। अब क्या बोलोगे सर, बहुत आसान है, चलो एफ के एक्स में क्या लग जाएगा आई कैप, और फोर्स के वाई वैल्यू में क्या लग जाएगा माइनस जे कैप। क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई में, एक्स प्लस में है वाई माइनस में। क्या आंसर आ गया बेटा, एक्स कंपोनेंट कितना है 5√3, तो कितना आ गया 5√3/2 आई कैप। फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना है बेटा 5/2, माइनस में है 5/2 जे कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट फोर्स,
दैट कभी भी किसी भी वेक्टर का कोई भी फोर्स दे देगा, कोई भी वेक्टर दे देगा, बोलेगा ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, इक्वेशन तैयार करो, तो ऐसे ही करते हैं। याद अब मान लिया सेम क्वेश्चन देते हैं हम। मान लो हमने कहा ये वेक्टर P है, सुनो इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और मैंने ऐसे लिख दिया नॉर्थ वेस्ट, ये लिख दिया भैया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब कुछ नॉर्थ और वेस्ट बना दिया। ठीक है, आपको इक्वेशन लिखना है तो क्या करोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर है नॉर्थ वेस्ट मतलब 20 से जा रहा है, और कोई वेक्टर दो डायरेक्शन के 20 से जाए तो आपको पता है एंगल 45 होता है, किसी के साथ 45 दिखा दो। जब मैं बीच में डैश लगा दूं दो डायरेक्शन लिख के तो आपको पता है, क्या पता है बेटा, फिर तो आप 45 में 90 का 20 से जगह 45, बस इक्वेशन बना दो आप। क्या हो जाएगा, पी का वाई कंपोनेंट, वाई का मतलब ये पी का वाई कंपोनेंट हो गया, ये पी का एक्स कंपोनेंट हो गया, पी का वाई कंपोनेंट कितना हो गया बेटा, पी cos 45, इट मींस व्हाट, p by √2, इट मींस व्हाट 5 by √2। p का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, एंगल तो y के साथ शो हो रहा है, x के साथ नहीं हो रहा है तो इधर साइन आ जाएगा, p sin 45 5 by √2। बस अब p का इक्वेशन लिखना है तो आपको पता ही है, x के साथ क्या लगा दोगे i कैप, y के साथ क्या लगा दोगे, x के साथ थोड़ा सा ध्यान दो, एक मिनट, x के साथ x लेफ्ट साइड है, इधर की तरफ है, देखो x इधर की तरफ है, क्या हो जाएगा माइनस i कैप, और y प्लस में गया है कंपोनेंट, इधर है ना y, इधर x, तो y के साथ क्या लग जाएगा j कैप। बस अब वैल्यू रखने की देरी है, क्या आ गया बताना जरा बेटा, 5 by √2 माइनस 5 by √2 i कैप, और ये क्या आ गया p का y कंपोनेंट, जल्दी बताओ बेटा, प्लस 5 by √2 j। तो अगर आपको रिजोल्यूशन आता है और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दे तो आप उसका इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन ऐसी बनता है आई कैप जे कैप में, के कैप नहीं आ सकता, 3D का तो इक्वेशन हम बना ही नहीं सकते, थर्ड एक्सिस कहां से लाएं, तो जब भी देगा 2D वेक्टर का इक्वेशन बनाने दे देगा। तो इक्वेशन कब बनाओगे, जब आपको रिजोल्यूशन आता हो, वरना कहां से बना पाओगे ऐसा इक्वेशन, यही होता है इक्वेशन। इक्वेशन में आई कैप और जे कैप कैसे होता है, पहले दोनों कंपोनेंट निकाल दो, x के साथ i कैप लगा दो, y के साथ j कैप लगा दो, और ये भी ध्यान रखना है कि x कंपोनेंट किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है तो माइनस i कैप, ऊपर जा रहा है तो j कैप, नीचे आ रहा है माइनस j कैप, कंपोनेंट इधर जा रहा है तो प्लस i कैप। ये सब 2D वेक्टर के थे। अच्छा मान लो मैंने कहा एक एग्जांपल, एक वेक्टर है p वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और वो साउथ की तरफ है, तो ये तो 1D है, तो एक ही डायरेक्शन में है, तो साउथ है, ये तो 1D है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये तो 1D है बेटा, ये तो सिंगल डायरेक्शन में है, तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है। पी वेक्टर को क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और 5 के साथ साउथ में क्या होता है याद है ना, माइनस जे कैप, खत्म, कैसे लिख दो माइनस 5 जे कैप। रिजोल्यूशन तो वहां होता है ना जहां वेक्टर 2D हो, 2D दो एक्सिस के बीच से हो, वहां रिजोल्व करो, दोनों कंपोनेंट निकालो, उसके बाद फिर आई जे लगाकर इक्वेशन बना दो। अब ये तो हो गया आपका क्लियर। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी कॉन्सेप्ट आता है कि पहले से इक्वेशन दे देगा, देखो ध्यान से, जैसे मान लो दे दिया माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये ऑलरेडी पहले से इक्वेशन, उल्टा सवाल करा रहा हूं, उल्टा, पहले क्या दिया था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और इक्वेशन बनाने को बोला था, अब मैं पहले से इक्वेशन बोल रहा हूं, पहले से बोल रहा हूं, पहले से दिखा रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं, उल्टा सवाल करने जा रहा हूं, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। अब ये सवाल उलट गया, इससे पहले क्या था बेटा, इससे पहले क्या था जल्दी बताओ, इससे पहले हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दे देते थे और इक्वेशन बनाने को बोलते थे, इसमें क्या है पहले से इक्वेशन दे दे रहे हैं और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहे हैं। देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप ऐसे सवाल में
सबसे पहले ये 2D है तो P का x कंपोनेंट लिखो। कैसे होता है x कंपोनेंट? I के साथ क्या नंबर है? 1। P का y कंपोनेंट लिखो। वो कैसे पता चलता है? J के साथ जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है, वो होता है P, उस वेक्टर का y कंपोनेंट। J के साथ क्या वैल्यू है? 1। फिर आप बताओ I प्लस में या माइनस में? आपको पता है ना बेटा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये I कैप, ये माइनस I कैप, ये J कैप, ये माइनस J कैप। अब आप ही बताओ किधर है? I प्लस में या माइनस में? माइनस में, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में, और J भी माइनस में है, मतलब ये साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो वेस्ट और साउथ के बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में है। कैसे पता चला? I भी माइनस में है इसका कंपोनेंट, और J कंपोनेंट भी माइनस में है, तो साउथ और वेस्ट में है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आप सबसे पहले देखो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये तुम्हारा वेक्टर हो गया P। तो ये कैसे पता चला ये साउथ और वेस्ट में है? I और J के साइन से पता चला। ओके, चलो अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो निकालने मैंने अभी बताया ना, जब दोनों कंपोनेंट पता हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? अंडर रूट P का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस P का y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये तो तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट। तो क्या आ गया? P के x कंपोनेंट का स्क्वायर बताओ बेटा। 1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 मिलके √2, √2 यूनिट इज द मैग्नीट्यूड। चलो भैया, मैग्नीट्यूड तो आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी बता दो। ये तो डिसाइड हो गया कि ये वेक्टर कहां है, ये वेक्टर साउथ और वेस्ट के बीच में है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करो, इन्हीं में से किसी एक के साथ एंगल बता दो। ये किसके बीच में है पहले बताओ, ये वेक्टर किसके बीच में है? ये वेक्टर साउथ और वेस्ट के बीच में है। कैसे पता चला? I और J के साइन से पता चला। अब ये देखो कि ये जो वेक्टर है साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये एंगल किसके साथ दिखाओ, या साउथ के साथ दिखाओ या वेस्ट के साथ दिखाओ, आपकी मर्जी। चलो मान लो हमने दिखा दिया साउथ के साथ, एंगल बता देंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगा। वेस्ट के साथ भी बता सकते हैं, पर इधर थोड़ी बताएंगे, जिस प्लेन में है उसी के साथ बताएंगे। ये एंगल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी एंगल बताने के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जैसे आपने एंगल इधर दिखाया है तो इधर से ट्रायंगल बना दो। अब बना दो ट्रायंगल। ये हो गया थीटा, ये तुम्हारा वेक्टर है P, ये P का Y और ये P का X। देखते जाओ, हो गया। अब थीटा निकाल लो, साइन से, कॉस से, टैन से, जैसे भी निकाल लो। टैन से निकाल देते हैं। टैन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर? P का X। क्या है बेस? P का Y। क्या है P का X? सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू रखनी है 1, और ये भी 1, तो 1/1 कितना हो गया? 1। थीटा कितना आ गया बेटा? 45। अच्छा, तो ये जो थीटा आ गया वो क्या आ गया? 45। 45 का मतलब दोनों के बीच से गया है, तो डायरेक्शन लिख दोगे कि सर ये जो P वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया सर √2 यूनिट, दोनों के बीच से जाने का मतलब साउथ और वेस्ट के बीच से गया है, तो इसका मतलब डायरेक्शन हो गई सर साउथ। यस, तो बोलोगे सर ये रहा P का मैग्नीट्यूड, ये रहा P वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है √2 यूनिट और डायरेक्शन है साउथ डैश वेस्ट, क्योंकि जब 20 से जा रहा है तो डैश लगा देंगे, पता है ना, डैश लगा देंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा। कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा, इक्वेशन दे देगा और बोलेगा मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन लिखो। डायरेक्शन का मतलब एंगल बताओ, सबसे पहले दोनों कंपोनेंट, फिर किधर गया वो, फिर ट्रायंगल बनाकर। अब जैसे मान लो मैं इस सवाल में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट चेंज करूं। मान लो मैंने कहा कि ये मान लो √3j होता, I माइनस I कैप माइनस √3j कैप मान लो, या प्लस √3j कैप। चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, माइनस I कैप प्लस √3j कैप, तो क्या क्या चेंज आता? सोचो जरा क्या क्या चेंज आता, मैं बताता हूँ क्या चेंज आता सवाल में। देखो सेम क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, देखो बेटा ध्यान से। अब अगर ऐसा आ जाता तो सोचो और समझो और मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो अब क्या बोलते हैं सर, I क्या है माइनस में और J क्या है प्लस में, I माइनस में J प्लस में, I माइनस में J प्लस में, I माइनस में J प्लस में, यानी ये जो वेक्टर है सर वो नॉर्थ वेस्ट प्लेन में है, बिकॉज I माइनस में और J जो है वो प्लस में है। हो गया क्लियर? फिर क्या बोलोगे सर, कंपोनेंट किधर है सर? वेस्ट में।
ये वाला कंपोनेंट कितना है, √3 है। y वाला किधर है सर, नॉर्थ में। मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, सोचो, x की जगह पे 1 का स्क्वायर, y की जगह पे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 बन जाएगा, और 3 + 1 4 बन जाएगा, यानी ये रूट हट जाएगा, 2 यूनिट आ गया मैग्नीट्यूड। अरे देखो ना यार, x कंपोनेंट 1 का स्क्वायर 1, y कंपोनेंट √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 3 + 1 4, 4 का बाहर 2, मैग्नीट्यूड आ गया। अब रही बात किसकी, अब रही बात किसकी बेटा, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए आपको दिखाना पड़ेगा एंगल। अब एंगल के लिए कौन सा ऑप्शन लोगे, या तो नॉर्थ के साथ या तो वेस्ट के साथ, आपकी मर्जी, बट इन्हीं दोनों में से किसी के साथ लेना है। तो बोलोगे सर हम चलो वेस्ट के साथ दिखा देते हैं, किसी एक के साथ एंगल बता दो। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा बेटा, एंगल बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा वेक्टर P, ये P का x, ये P का y, P का x, P का y हो गया। ये तुम्हारा क्या है इधर, थीटा हो गया। अब बताओ बेटा tan थीटा, चलो बताओ जल्दी से बच्चे, tan थीटा के बारे में बात करते हैं। tan थीटा, चलो अब बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा, सोच के जवाब दो जल्दी से। tan थीटा यहाँ पे सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, P का y पार्ट, P का x पार्ट, क्या है P का y पार्ट √3, P का x पार्ट 1, तो कितना आ गया √3। tan थीटा √3 क्या होता है याद करो 60, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। यानी कि अब जो एंगल आया वो 60 डिग्री आया। तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 2 यूनिट, और डायरेक्शन क्या लिखोगे 60 डिग्री आया। किसके साथ आया 60 डिग्री, वेस्ट के साथ, तो क्या लिखोगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। यस, जब एंगल आ जाए तो क्या करते हैं, जिसके साथ एंगल शो किया है आपने उसे ऑफ लगाकर लिख देते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट। मेथड तो वही है। क्या सीखा आपने मेथड, आप समझने की कोशिश करो। मेथड ये है, सबसे पहले x कंपोनेंट की वैल्यू, y कंपोनेंट की वैल्यू, फिर वो i और j का साइन देख के बता दोगे कि किधर वो वेक्टर गया, कौन से में, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद दोनों कंपोनेंट पता चल जाए तो अंडर रूट करके मैग्नीट्यूड, फिर दोनों में से किसी एक के साथ एंगल बनाने के लिए ट्रायंगल बनाकर एंगल। अगर एंगल 45 आया तो दोनों डायरेक्शन के बीच में सिर्फ डैश लगा देंगे। अगर कोई एंगल आ गया तो जिसके साथ आपने एंगल शो किया है उसे ऑफ के बाद लिख देंगे ऑफ वेस्ट। अगर मैं एंगल नॉर्थ के साथ लेता तो होता वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब बताओ, जैसे मान लिया, क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। अब मान लो बेटा P वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, सेम चीज आया, फिर वही चीज पूछा कि आप प्लीज डायरेक्शन बताइए और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो बोलोगे सर, फिर वही बात आ गई, P का x कंपोनेंट कितना है सर 2 यूनिट, P का y कंपोनेंट कितना है सर 1 यूनिट, ये i कैप है तो ये ईस्ट में, j कैप है तो नॉर्थ में, प्लस है ना दोनों, i भी प्लस में j भी प्लस में है तो नॉर्थ। रही बात मैग्नीट्यूड की सर, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया √5। उसके बाद रही बात डायरेक्शन की, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिखा दो। अब इन्हीं में से किसी एक के साथ एंगल दिखा दो। एंगल के लिए फिर ट्रायंगल बना दो जो मैंने पढ़ाया। ये P हो गया, ये P का Y हो गया, ये P का X हो गया और ये थीटा हो गया। थीटा कैसे निकाल दे, tan लगाकर। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P का Y कितना है 1, X कितना है 2, तो कितना हो गया 1/2। अब यहां पे क्या है कि डिग्री नहीं आ पा रहा है। tan थीटा 1 होता तो 45, √3 होता तो 60। अब यहाँ डिग्री नहीं आ पा रहा है, सवाल फंस गया। कोई बात नहीं, हमें तो एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए क्या करेंगे, थीटा को छोड़ देंगे और tan को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो tan को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो tan इनवर्स 2 हो जाएगा। ये डायरेक्शन हो गया। मेरी बात सुनो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिग्री में एंगल नहीं आ पाता और मुझे थीटा चाहिए, तो कोई बात नहीं, tan को इधर शिफ्ट कर दो। और कोई चीज मैथ से जब इधर से इधर आती है तो वो नीचे जाती है,
ऊपर नहीं जाती, मैं नीचे ले जाकर इनवर्स लगाकर ऊपर कर देंगे, ये डिग्री में ना है तो क्या बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो इसका √5 है और डायरेक्शन tan इनवर्स 2 है, किसके साथ, किसके साथ, ईस्ट के साथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये जो एंगल है वो किसके साथ है, ईस्ट के साथ, तो कैसे लिखोगे, डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि जिसके साथ एंगल दिखाते हैं उसमें ऑफ के बाद लिखते हैं, चाहे डिग्री में आए तब भी, चाहे कोई इनवर्स में आए तब भी, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। इक्वेशन से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना। अब पहला जो सवाल कराया था उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से इक्वेशन बनाना, दोनों तरह के सवाल देख रहे हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम आपको, क्या क्वेश्चन आता है सुनो ध्यान से। मान लो कोई वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बोला डिफाइन दिस वेक्टर, इस वेक्टर को डिफाइन करो, तो बोलोगे सर दिस इज 3D वेक्टर, ओके सर इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट, x कंपोनेंट भी है, y भी है, z भी है, x कंपोनेंट 2 यूनिट सर, y कंपोनेंट 3 यूनिट सर, z कंपोनेंट 4 यूनिट सर, ओके i कैप प्लस में लिया है तो ये कंपोनेंट सर ईस्ट में गया है, j माइनस में है, ये कंपोनेंट साउथ में है सर, k प्लस में है, तो k प्लस का मतलब आउटवर्ड, देखो मैं बता दूं i ईस्ट माइनस i वेस्ट, j नॉर्थ माइनस j साउथ, k कैप आउटवर्ड माइनस k कैप इनवर्ड, याद रखना k कैप आउटवर्ड। तो ये 3D वेक्टर है, एक कंपोनेंट ईस्ट में है, एक कंपोनेंट इसका साउथ में है, एक इसका कंपोनेंट 4 में है, मतलब इस वेक्टर का तीनों डायरेक्शन में इफेक्ट है। और सर रही बात मैग्नीट्यूड की, तो ये मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा सर, आपने पढ़ाया था कि मैग्नीट्यूड निकालना है तो तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम कर दो, क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड सर, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अंडर रूट 29 यूनिट, यस दिस इज द मैग्नीट्यूड। डिफाइन 3D, तीनों कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड, 3D वेक्टर में ऐसे ही आते हैं, 3D वेक्टर में कोई डायरेक्शन में एंगल वेंगल नहीं पता ही नहीं पाओगे, कैसे थर्ड एक्सिस कहां से दिखाओगे बोर्ड पे कॉपी पे, सब चीज याद रखना। अब इसी में एक ऐसा भी सवाल आता है, कोई भी वेक्टर दे देगा, कोई भी वेक्टर से मान लो 3D वेक्टर दे दिया और बोलेगा सुनो इसका ना आप p वेक्टर को p कैप में बदलो, मतलब ये वेक्टर है और इसको यूनिट वेक्टर में बदलो, ये भी एक सवाल आता है। कोई वेक्टर का इक्वेशन दे देगा 2D या 3D जो भी, और बोलेगा उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, याद है अगर वेक्टर साइन के ऊपर एरो हटाकर कैप लगा दिया तो कैप का मतलब वो कैसा वेक्टर बनने जा रहा है, यूनिट वेक्टर, मतलब कुछ ऐसा करो कि ये वेक्टर जो है, ये जो 3D वेक्टर है इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ ऐसा करो कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर में बदल जाए। तो याद रखना कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, किसी भी वेक्टर को, दिए हुए वेक्टर के इक्वेशन को यूनिट वेक्टर फॉर्म में बदलना है, कुछ ऐसा करना है कि इस वेक्टर का पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो फॉर्मूला याद रखना, उस पूरे वेक्टर के इक्वेशन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये मेथड अपनाएंगे, याद रखना क्या करेंगे, उस पूरे वेक्टर के इक्वेशन को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो वो वेक्टर जो नया बनेगा वो यूनिट वेक्टर फॉर्म होगा। बना दो आप, 2 मिनट की बात है। p का पूरा इक्वेशन लिखो, क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय पूरे p का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट 29। इसको अलग अलग कर सकते हो तो चाहे कर दो, 2/√29 i कैप, 3/√29 j कैप, 4/√29 k कैप। अब ये जो वेक्टर हुआ, एरो हटा दो ना, अब ये जो वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देखो 1 आ जाएगा, कैसे, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऊपर का फिर √29, नीचे भी √29 कट के 1 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है।
तो ये भी इस तरह सवाल आते हैं पेपर में, कभी कभी कोई वेक्टर का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा उसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में बदलो, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दो। तो करना क्या, याद रखना, पूरे वेक्टर के इक्वेशन को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, पूरा इक्वेशन लिख देना और जो मैग्नीट्यूड निकालते हो आप जैसे डिवाइड कर दो, तो ये वेक्टर अब एक नए फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फॉर्म, यानी वो वेक्टर यूनिट वेक्टर में बदल गया। अब पूरे का मैग्नीट्यूड निकालोगे, देखो 1 आ जाएगा, ऊपर का देखो फिर √29, नीचे √29, 1 आ गया। तो कुछ बातें आपने आज की क्लास में सीखी वो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी हमेशा याद रखना। sin थीटा = 3 आ गया, एंगल नहीं आ पाया तो थीटा = sin इधर शिफ्ट कर देंगे। ये सब पॉइंट याद रखना बेटा, काम आएगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था। इसमें मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, ध्यान से देखा होगा आपने। इसमें हमने आपको पढ़ाया कि भैया वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। वेक्टर कौन रिजॉल्व होता है, 2D या 3D। 3D शो नहीं हो सकता, 2D शो हो सकता है। 2D पे सवाल कराए, एक हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिया और उसका इक्वेशन बनाने को बोला, और अगला जो पार्ट था उसमें इक्वेशन दे दिया था और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा था। दोनों एक दूसरे के उल्टे सवाल थे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को दोबारा रिपीट करो, फिर भी ना आए तो मेरे को कमेंट करो, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। ओके, मिलते हैं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।